नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। बहुत सारे लोग इस असमंजस में हैं, इस डिलेमा के अंदर है कि आखिरकार भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं और जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं एट प्रेजेंट में, आखिरकार वो इजराइल और पैलेस्टाइन के इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि दो धड़ों के अंदर यहां पर नेता जो है वो डिवाइड हो चुके हैं। ओवैसी का मैंने आप लोगों को एक बयान जो है वो भी बताया था, जिसके अंदर ओवैसी ने कहा था कि हम लोग पैलेस्टाइन के साथ में हैं, जबकि मोदी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम लोग इजराइल के साथ में हैं। आखिरकार महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और यहां तक कि नरेंद्र मोदी जो है वो क्या सोचते हैं पैलेस्टाइन और इजराइल के बारे में। मैं अपने लेक्चर में आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं एक्सप्लेन जो है ऑलरेडी कर देना चाहता हूं। वो ये है कि जब कश्मीर का विवाद होता है तो पैलेस्टाइन का ये स्टैंड रहता है कि आप इस मुद्दे को अपने आंतरिक मामला समझते हुए खुद सुलझाइए। वो पाकिस्तान के साथ में भी रहता है और भारत के साथ में भी रहता है। वर्तमान में जो भारत की नीतियां हैं, जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, वो इसी की तरफ रुख करती हैं कि जब पैलेस्टाइन और इजराइल के विवाद होता है तो भारत ने भी ये कड़ा रुख अपनाया कि ये जो है वो आपका आंतरिक मामला है, हम लोग पैलेस्टाइन के साथ में भी हैं और इजराइल के साथ में भी हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो बाइडेन एक बुलावे पर इजराइल के अंदर पहुंच जाते हैं, इतनी गंभीर स्थिति होते हुए भी। हम लोग जो है इसके रूट कॉज से शुरू करेंगे। मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, फिर हम लोग अपने लेक्चर के अंदर आगे निकलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में समझते हैं। ये पीएलओ आखिरकार है क्या चीज। देखिए, इजराइल का कोई अस्तित्व था नहीं, अब वहां पर पैलेस्टाइन जो है उसका पूरा शासन है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 1948 के अंदर इजराइल ने अपने पांव पसारने शुरू किए, साम्राज्यवाद की जो नीति है उसको अपनाना शुरू किया और अपने जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसको एक्सटेंड करना शुरू किया। धीरे धीरे पैलेस्टाइन जो है वो छोटा होता गया और इजराइल बड़ा होता गया। अब इसी बीच जो है, जब पैलेस्टाइन के नागरिकों की जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने लगा, उनके लिए जगह छोटी होने लगी, तो पैलेस्टाइन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप जो है वो डेवलप हो गए, जो कि पैलेस्टाइन की आजादी के लिए लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना चाह रहे थे। 1917 के बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद में ब्रिटिश एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर ने यह डिसाइड किया कि हम अपनी अपनी जगह जो है इसको भी डिवाइड कर लेंगे। इजिप्टियन जो जगह है ये बेसिकली ऑटोमन एम्पायर के पास में गई, और जो इजराइल वाला और गाजा स्ट्रिप वाला जो क्षेत्र देखते हैं वो ब्रिटेन के पास में थी। फिर बाद में ऑटोमन एम्पायर ने अपनी जो जगह है वो किसको दी, इजिप्टियन को दी, मतलब इजिप्ट को दी, और ब्रिटेन से ये जगह किसके पास में आई, इजराइल के पास में आई। तो यहां से ये बात तो तय है कि ब्रिटेन ने कहीं ना कहीं इजराइल को इस चीज की हवा दी कि आप जो है वो इसके अंदर अपनी जगह बना सकते हैं। और ब्रिटेन हमेशा झगड़े की मूल जड़ रहता है। भारत के अंदर देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के अंदर जो जिम्मेदार है वो ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन ने आज जैसा भारत के साथ में किया, वही ब्रिटेन जो है वो आज भुगत रहा है। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो है वो दोनों क्या होना चाहते हैं, यूके से। खासतौर पर स्कॉटलैंड जो है वो यूके से अलग होने जा रहा है, तो पार्टीशन जो है वो तय है। चलिए आते हैं हम लोग पॉइंट पर। तो पीएलओ या फिर ऐसे बहुत छोटे छोटे संगठन जो है वो पैलेस्टाइन के अंदर बनने लगे, और वही संगठन पैलेस्टाइन की इंडिपेंडेंस के लिए काम करने लगे। और उनमें से सबसे बेहतरीन जो काम करने वाला था वो पीएलओ संगठन था। पीएलओ को कहीं पर भी जगह जो है वो नहीं मिल रही थी। खासतौर पर वो पैलेस्टाइन के अंदर आना चाह रहा था, वेस्ट बैंक के अंदर, वहां पर भी उसको जगह नहीं मिल पा रही थी, मतलब उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था। वो जॉर्डन के अंदर चला गया, जॉर्डन से भी उसको बाहर निकाल दिया गया, लेबनान चला गया, लेबनान से भी बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसे ही यहां पर ताकतवर जब नेता आते हैं, पावरफुल जब लीडर्स आते हैं, तो पीएलओ को वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो काफी मजबूती से वहां पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि हम जो है वो पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंस स्टेट जो है, कंट्री, वो बनाएंगे। और इसी बेस पर ये आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे। समय बीता जाता है और एक जो आप लोग देखते हैं इजिप्टियन जो क्षेत्र है, जहां पर मैंने आप लोग को बताया कि ऑटोमन एम्पायर पहले से वहां पर राज करता था, यहां पर एक मुस्लिम ब्रदरहुड था। मुस्लिम ब्रदरहुड बेसिकली काम करता था अपने जो इस्लामिक जो शिक्षाएं हैं, एजुकेशन है, उसको एक्सपांड करने के लिए वो काम करता था। मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के तौर पर ही जो है वो एक
संगठन निकल कर आता है जिसको हम लोग कहते हैं हमास। हमास जो है इसका सोचने का तरीका अलग था। इसने ये कहा कि हम लोग किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से पैलेस्टाइन जो है इसको लेकर रहेंगे, और हमास ग्रुप ने जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर राज करना शुरू किया। लेकिन पैलेस्टाइन और इसके क्या कहते हैं कि फतह जो पार्टी है पैलेस्टाइन के अंदर, जिसको पीएलओ जो है वो हेड कर रही है, पीएलओ को जो है हेड कर रही है कौन, फतह पार्टी। तो फतह और हमास के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मान सकते हैं आप लोग जैसे भगत सिंह है और गांधी जी है, तो गांधी जी और भगत सिंह की नीति अलग अलग है, वैसे ही फतह जो पार्टी है और जो हमास ग्रुप है आप इसको जो है वो अलग अलग मान सकते हैं, मतलब नीति अलग अलग है, आप लोग इसको बेस बनाकर चलिए। तो हमास जो है वो बेसिकली थोड़ा सा बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। इसने कहा कि हम लोग चाहे हथियार उठाएंगे लेकिन पैलेस्टाइन जो है इसको आजाद करवा कर रहेंगे इजराइल से। और धीरे धीरे जो है वो हमास ग्रुप बढ़ता गया। 2007 के अंदर जब इलेक्शंस हुए, 2006 के अंदर इलेक्शंस हुए, उस समय हमास जो ग्रुप है इसको बहुत ज्यादा मेजोरिटी से वोट मिला और ये पार्टी जो है वो बनकर निकली गाजा स्ट्रिप पर, ठीक है। लेकिन ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ है 1967 के अंदर 6 डे वॉर हुआ इजराइल का, और उसमें इजराइल जीता। तमाम जो अरब देश थे वो हार गए थे, इजिप्ट हारा, जॉर्डन हारा, लेबनान हारा, सबको हरा दिया उसने 6 डे वॉर के अंदर। तो ये तमाम घटनाक्रम जो है वो भारत की राजनीति के सामने पैरेलल चल रहे थे। लेकिन भारत के राजनेता, खासतौर पर भारत के प्रधानमंत्री इसकी चीज के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में हम लोग जिक्र करना चाहेंगे। ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जिसको आप लोग देख रहे हैं, ये व्यक्ति यासिर, तो यासिर जो है वो बेसिकली पैलेस्टाइन का जो है वो हेड बनता है, और इसने इंदिरा गांधी से काफी जो है वो नजदीकियां रखी थी। यहां तक कि जब फ्यूनरल हुआ था इंदिरा गांधी की, जब मौत हुई थी, तो ये भारत के अंदर जो है ये आता है अराफात, है ना, यासिर अराफात जो है वो भारत के अंदर आता भी है। तो ये दो मैंने आप लोगों को बता दिया। पीएलओ को ये जो है वो हेड करता है। तो पीएलओ को संयुक्त राष्ट्र में ऑब्जर्वर का दर्जा देने का प्रस्ताव जो है वो लाया गया था, और इसका समर्थन सबसे पहले भारत ने ही किया था। और गैर जो इस्लामिक राष्ट्र थे, गैर अरब जो राष्ट्र थे, उसके अंदर भारत पहला राष्ट्र ऐसा बना था। चलिए, तो ये बेसिक आपने समझा। अब हम लोग महात्मा गांधी से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का ये कहना था कि पैलेस्टाइन जो है उसको एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करना चाहिए। पैलेस्टाइन के बारे में ये कहा जाता है कि पैलेस्टाइन जो है, महात्मा गांधी ये कहते थे, और इन्होंने यहां नहीं अपनी जो हरिजन एक इनका मैगजीन आती थी उसमें भी इस चीज का जिक्र किया कि पैलेस्टाइन जो है वो एक कंट्री है, एक कंट्री के तौर पर हम लोग जो है उसका समर्थन करते हैं। तो गांधी जी ने पैलेस्टाइन को समर्थन किया था, फिलिस्तीन को समर्थन किया था कि वो देश के रूप में है, इजराइल को जो है इसने नकार दिया था। इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हिंदुओं के अंदर अछूत होते हैं उसी प्रकार से यहूदी जो है वो अछूत है, ईसाइयों के अंदर यहूदी जो है अछूत है। इस चीज का एग्जाम्पल जो है वो गांधी जी ने दिया था। तो ये तमाम बातें चल रही थी, लेकिन गांधी जी ने अपने स्टेटमेंट को क्लियर किया और ये कहा कि हम लोग पैलेस्टाइन के जो है वो साथ में हैं। एक किताब है पी.आर. कुमार स्वामी जिसका नाम है स्क्वायरिंग द सर्किल। एक सर्किल जो है स्क्वायर के अंदर कैसे कन्वर्ट किया, मतलब राजनीति के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में इन्होंने इस चीज को साफ तौर पर जो है अपने स्टेटमेंट को क्लियर कर दिया था कि पैलेस्टाइन जो है वो एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, आप लोगों को पता है कि वो गांधी जी के फॉलोअर थे। सेम वही नीतियां जो है वो गांधी जी की इन्होंने फॉलो की और वही स्टेटमेंट जो है वो दोहराए जो कि गांधी जी के पास में थे। जवाहरलाल नेहरू बेसिकली ये कह रहे थे कि जो पैलेस्टाइन है उसके पास में वो जगह होनी चाहिए, इजराइल जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा, नेहरू जी ने, कि एक देश जिसके अंदर ईसाई भी रहे और मुस्लिम भी रहे, मतलब यहूदी भी रहे और कौन रहे साथ में, मुस्लिम भी साथ में रहे, हम लोग ऐसे देश की कल्पना करते हैं और वो कौन सा है, पैलेस्टाइन है। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना स्टैंड जो है वो पैलेस्टाइन की तरफ रखा था और इजराइल को जो है इन्होंने हमेशा के लिए नकार दिया था। ये भी कहा कि नेहरू का मानना था कि फिलिस्तीन के अंदर ही यहूदी और मुस्लिम समुदाय को अलग से स्वायत्त राज्य जो है दिया जाना चाहिए। यरूशलेम मुस्लिम और यहूदी दोनों के लिए पवित्र जगह है, ऐसे में इस शहर को विशेष राज्य का जो है वो दर्जा दिया जाना चाहिए। मतलब इजराइल को एक शहर के तौर पर जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। फिलिस्तीन को तोड़कर यहूदियों को अलग से देश दिए जाने से वहां रह रहे 6 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों के साथ जो है वो अन्याय होगा। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने न सिर्फ फिलिस्तीन के विभाजन का बल्कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की एंट्री के खिलाफ भी जो है वो मतदान किया था। और इजराइल जो है वो अभी भी इस बात को नहीं बोला है, क्योंकि जब भी कोई स्टैंड की बारी आती है
इजराइल को स्टैंड लेना होता है तो वो हमेशा इतिहास बताता है भारत को कि आपने जो है किस तरीके से हमको जो है हमारे खिलाफ वोट किया था। खैर कोई बात नहीं, समय बदलता है, जियोपॉलिटिक्स जो है वो बदलती है। इंदिरा गांधी, यासिर अराफात जो है इसके साथ में काफी नजदीकियां थी। इंदिरा गांधी ने भारत के अंदर पैलेस्टाइन जो राजदूत है, एम्बेसी है, इसको ओपन किया था। इंदिरा गांधी ही वो पहली प्रधानमंत्री थी भारत की, या हम लोग कहें कि जिन्होंने पैलेस्टाइन को इतनी मजबूती से जो है भारत के अंदर एंट्री दी थी, खासतौर पर एम्बेसी जो है वो भारत के अंदर खोली। बात है 13 मई 1974 की, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यासिर अराफात बोल रहे थे। उस समय इन्होंने कहा कि हम लोग कैसे भी साम दाम दंड भेद, बाई हुक एंड बाई क्रुक, किसी भी आधार पर जो है वो पैलेस्टाइन को लेकर रहेंगे, और इस चीज का समर्थन जो है वो भारत ने किया था। और जब वहां पर ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर प्रस्ताव लाया गया था तो भारत ने उसके पक्ष में वोट किया था, और भारत पहला गैर अरब देश बना था जिसने इस चीज का समर्थन भी किया था। इसके बाद में जब फ्यूनरल होता है इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी को आप लोगों को पता है कि असैसिनेशन हुआ था, तो उस समय यासिर अराफात जो है, यासिर अराफात वो भारत के अंदर आते हैं, और खास तौर पर उनके आंसू बहाने की जो फोटो है वो भी काफी वायरल होती है। मतलब नजदीकियां काफी थी, है ना। चलिए इसके बाद में देखते हैं कि जब यासिर दुनिया के कई देशों में पाबंदियों का सामना कर रहे थे, तब अप्रैल 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लीबिया की राजकीय यात्रा के बाद ट्यूनिस में अराफात के मुख्यालय का दौरा भी किया था। जब 6 महीने के बाद इंदिरा की हत्या कर दी गई तो फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और सार्वजनिक रूप से रोए भी थे वो, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अटल बिहारी वाजपेयी, इनका तो 1977 का एक जबरदस्त जो स्पीच है वो काफी वायरल है, जिसमें इन्होंने कहा कि जमीन जो है वो खाली कर देनी चाहिए इजराइल को। इजराइल ने इल्लीगल तरीके से पैलेस्टाइन की जो जमीन है उसको कब्जा रखा है, जल्द से जल्द जो है इजराइल इसको खाली करे। और ये भी कह दिया कि धर्म के नाम पर आप जो है ऐसा अत्याचार पैलेस्टाइन के ऊपर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक स्टैंड लिया था और ये कहा था कि पैलेस्टाइन जो है वो एक देश की तरह है और उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का स्पीच जो है वो काफी वायरल है, आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में, तो इसके साथ में अटैच जो है अगले सेशन में करवा दूंगा। मनमोहन सिंह काफी लिबरल नेता रहते हैं, है ना, और इन्होंने भी जो है पैलेस्टाइन का ही साथ दिया, और इन्होंने कहा कि हम भी जो है वो यहूदी और मुस्लिम के लिए एक देश की कल्पना करते हैं, इमेज करते हैं, और वो कौन सा देश होगा, वो होगा पैलेस्टाइन। लेकिन बात यह है कि आखिरकार मोदी जी के आने के बाद इतना जियोपॉलिटिक्स चेंज क्यों हो जाता है और बेंजामिन नेतन्याहू मतलब इजराइल को मान्यता देना शुरू क्यों करता है। सबसे पहले यह समझिए, अमेरिका पागल तो नहीं है, यूके ब्रिटेन जो है वो तो पागल तो नहीं है कि एक बार कहने पर जो बाइडेन है वो कहां पहुंच जाता है, इजराइल के अंदर। इजराइल के यहूदी जो है वो यूएसए का शेयर मार्केट कंट्रोल करते हैं। जितने भी बड़े बड़े सीईओ हैं, चाहे आप लोग गूगल उठा के देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट उठा के देख लीजिए, ऑरेकल, और भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, इनके सीईओ, इनके फाउंडर, इनकी स्थापना करने वाले लोग जो कि यहूदी हैं, वो आज कह दे कि बाइडेन साहब एक बार जाके देखिए इजराइल के अंदर क्या चल रहा है, तो बाइडेन साहब भाग भाग के आते हैं वहां से, है ना, पहली फ्लाइट से जो है, पहली फुर्सत से ही आ जाता है इजराइल के अंदर। ठीक है, तो वो जो है, अब भारत को ये पता है कि यार इजराइल जो है उसको सपोर्ट कर रहा है यूएसए। इजराइल के पास में अभी रिसेंटली उसने एआई से लैस एक जो टैंक है उसको भी इंट्रोड्यूस किया था। इसके पास में काफी टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम वगैरह है। तो प्रधानमंत्री मोदी को यह तो पता है कि अगर हमको चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ में अच्छे से लड़ना है तो हमको थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी पैलेस्टाइन के साथ में और नजदीकी बढ़ानी पड़ेगी इजराइल के साथ में, तभी हम लोग लड़ पाएंगे। क्योंकि अगर पैलेस्टाइन के साथ में नजदीकी बनाई तो वो मुस्लिम देश जो है ना, और पाकिस्तान से अगर लड़ाई होगी तो मामला बेड़ा गर्क है। इसीलिए मोदी जी जो है वो किसके साथ में नजदीकियां बनाते हैं, इजराइल के साथ में नजदीकियां बनाते हैं। लेकिन मोदी जी ने स्टैंड क्लियर कर दिया था। मोदी जी ने कहा कि जिस प्रकार से तुम लोग हमारे कश्मीर के मुद्दे पर बोलते हो और ये कहते हो कि भारत पाकिस्तान जो है इस मैटर को देख लेंगे, आपस में जो है देख लेंगे, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, वैसे ही भारत जो है वो इजराइल और पैलेस्टाइन के मैटर पे भी अपना यही स्टैंड लेता है कि भाई तुम अपना देख लो, हम दोनों के साथ में हैं, इजराइल के साथ में भी है, पैलेस्टाइन के साथ में भी है। क्योंकि रिसेंटली महमूद अब्बास के साथ में बातचीत की थी नरेंद्र मोदी ने और ये कहा था कि घबराइए मत, हम जो है अपनी संवेदना
व्यक्त करते हैं। तो हम किसके साथ में हैं? हम किसके साथ में हैं? बोलिए, क्या लगता है आपको? बेसिकली नजदीक है इजराइल के साथ में है, लेकिन पैलेस्टाइन से ज्यादा दूर नहीं है। आप लोग इस स्टैंड को जो है वो क्लियर रखिएगा। ओके, अब देखिए, इजराइल से मिलने के लिए जो बाइडेन पहुंचते हैं पहली फुर्सत के अंदर, यहां तक कि ऋषि सुनक जो है, अच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई है, ऋषि सुनक जो है वो भारतीय मूल के हैं। ऋषि सुनक जो है वो भारतीय मूल के हैं, जबकि स्कॉटलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं यूसुफ, तो यूसुफ जो है वो पाकिस्तान मूल के हैं। अब एक भारत मूल के, एक पाकिस्तान मूल के, दोनों पड़ोसी देश है ना, एक इजराइल की तरफ, एक पैलेस्टाइन की तरफ। अब आप समझ रहे हैं क्या कहानी है? मतलब देखिए कि भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन करने वालों को ये चीज समझ में आ गई है, ब्रिटेन को ये चीज समझ में आ गई है कि अब हमारे साथ में खेला होने जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए, ये लेक्चर था पूरा का पूरा कि भारत का क्या स्टैंड है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। कोई भी गिला हो, शिकवा हो, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको कहीं लगता है कि चीजों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके एक बेहतरीन कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। आप लोग हमारे कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोग अब पढ़ने का मन जो है वो आप लोगों को करेगा, मतलब एक साइकोलॉजिकल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो सक्सेस जो है वो किस तरीके से हासिल करना है, इसलिए कोड यूज करना है सक्सेस, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।